राम आए रावण गयो, कृष्ण आए तो कंस। मोदी काल में कांग्रेस जाएंगे करके भ्रष्टाचारियों का अंत। आज का प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर उनका चरण छू करके दूसरे देश का प्रधानमंत्री इस्तकबाल करती है। 70 साल जिसने देश में राज किया, आज वो भीख मांग रहा है सबसे गठबंधन की और कह रहा है मोदी जी डर गए, तानाशाही हो गई। यहाँ का आवाम को क्या चाहिए? लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका जैसा जो है ना सुविधा चाहिए। लेकिन नेता कैसा चुनते हैं? टोटी चोर, चारा चोर, पानी चोर, दारू चोर। तुम्हें तो बिहार की जनता जो नीचे तबके की है, जो जातिवाद में फंसी है, उसने ही लात मार दी थी आपको। बिहार से 5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे, अब मुंह उठा करके दिल्ली आ गए। दिल्ली की जनता तो वैसे ही रोज हर दूसरे दिन नए नए जूते चप्पल खरीदती है। तो ये केजरीवाल जी को सोचना चाहिए। आप शुगर पेशेंट अपने आप को कहते हो इंसुलिन लेनी, इंसुलिन लेनी। कौन सा इंसुलिन लेने वाला पेशेंट आम खा रहा है, बर्फियां खा रहा है वहां पर? किस राज्य के 102 सीटों पर वोटिंग हुई है और जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम था, जितना होना चाहिए था उससे भी बहुत माइनस पे था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है? देखिए, लोग जो है ना राजनीति में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। खास करके आजकल युवा पीढ़ी जो है ना वो पबजी वगैरह गेम खेलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, महंगे होटल में भोजन करते रहते हैं और उसके बाद में बाइक राइडिंग करते हैं। ये सब करना उनको पसंद है, स्पीड बाइक चलाना ऐसा पसंद है। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आज का युवा पीढ़ी, तो उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए, देश में आप जो है ना एक अच्छे नेता को बैठाइएगा 100% वोट दे करके, तभी जो है ना देश आगे बढ़ेगा, विकसित होगा हमारा भारत देश। आपको अच्छा नेता को चुन करके वहाँ बैठाना है, जिसकी जीत की खुशी जो है हिंदुस्तान मनाए, न कि जिसकी जीत की खुशी पाकिस्तान मनाए। ऐसा जो है ना उसको वोट नहीं देना है। जिसका जीत का खुशी हिंदुस्तान मनाए, ऐसे पार्टी को वोट दीजिए। और जो है ना आप 100% वोट दीजिए, नोटा मत दबाइए। अगर वोट दीजिएगा तभी सरकार बनेगी। आपकी वोट की सख्त आवश्यकता है। जैसे कितने लोग बोलते हैं कि यार एक मेरा वोट से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एयर कंडीशन में आराम से सोया हूँ, इतना ठंड मस्त मजा आ रहा है। दुकानदारी करो यार, या फिर बंद करके ऑफिस और दुकान और बंद करके बाल बच्चा के साथ माने पिकनिक में चलते हैं, दिन भर छुट्टी मना करके रात में आएंगे। तो ऐसे करने से देश नहीं चलने वाला। आपको जो पत्थर मारने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको किसी का सर फोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको किसी लाठी चलाने के लिए, डंडा चलाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि आप घर से निकलिए और वोट दीजिए। आपकी एक वोट बहुत मान्यता रखता है, बहुत महत्व है एक वोट का। आप सोचते हो कि एक वोट से क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है मेरे भाई। एक वोट से जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिर गया था। तो आपका एक वोट जो है बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। वो परमाणु बम से भी ज्यादा काम करता है। आपका एक वोट जो है ना वो 370 जो है ना वो जो है ये खत्म कर दिया। हाँ, एक वोट जो है ना आपका श्री राम प्रभु का मंदिर दे दिया। आपका एक वोट जो है ना ये विदेश नीति, नरेंद्र मोदी साहब विदेश नीति जो है ना उसको मजबूत कर दिए। नहीं तो पहले का प्रधानमंत्री को बंदूक का मुठ से मार करके विदेश में स्वागत किया जाता था। आज का प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर उनका चरण छू करके दूसरे देश का प्रधानमंत्री इस्तकबाल करती है। आज जो है ना नरेंद्र मोदी साहब ऐसा इबारत लिख रहे हैं, ऐसा इबारत लिख रहे हैं, ऐसा यहाँ सारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल चेंज कर रहे हैं। आने वाले समय में सारा हिंदुस्तान का सरजमी को चूम करके सारी कायनात जो है ना सजदा करेगी। ये है मोदी की सरकार। तो आपको मोदी की सरकार को सपोर्ट की आवश्यकता है। आपको मोदी जी को सपोर्ट करना होगा, तभी जो है नरेंद्र मोदी आपका साथ देंगे। सबका साथ, सबका विकास। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम मिल के रहते हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। किसी को कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। एक कांग्रेस वाले 70 साल से हमें लड़वाते आए हैं। मुसलमान को उधर जाके कह देगा कि भैया उधर जाओगे तो हिंदू मारेगा, और हिंदू को इधर जाके कह देगा उधर मुसलमान लोग उधर जाएगा तो वो मारेगा। तो एक चौकीदार को कह देगा कि सावधान रहना, और चोर को कह देगा कि समय से जाके चोरी कर लेना। तो ये कांग्रेस वाले करते आए हैं। राजनीति इसको कहते हैं, राजनीतिक कूटनीति कहते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। ये जो है ना इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। मोदी की सरकार आ गई है। मोदी की सरकार जो है ना सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, सबको लेकर चलने की बात करती है। आज खेल खेल में 370 हटा दिए नरेंद्र मोदी साहब। नहीं तो आज जो है ना 500 साल से श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे। इतना 17-18 प्रधानमंत्री भारत देश में चेंज हुए, किसी का औकात नहीं थी कि हमारा कोर वोटर नाराज हो जाएगा, उधर जाने तक का हिम्मत नहीं करते थे। अयोध्या धाम में आज जो है ना खेल खेल में राम मंदिर बना करके रिपेयरिंग कर दे दिए। ये जो है ना ये कहती है विपक्ष कि ये राम मंदिर का ये राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। नया मंदिर अयोध्या धाम में नहीं बना है। हजारों वर्ष पहले जो है ना वो श्री राम प्रभु के पुत्र थे लव और कुश, उनके द्वारा अयोध्या धाम में मंदिर बनाई गई थी। आज जो है ना
रिपेयरिंग करके, रफू करके, मरम्मत करके, रिनोवेटेड करके देने का काम इस देश को यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। आज हम मरे हुए थे, मुर्दा बन के घूम रहे थे, श्री राम रूपी आत्मा को लाके हमारे हृदय में फिट करने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। तो हम ताउम्र नरेंद्र मोदी साहब का कर्जदार हैं। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गुरबाणी है, मेरा क्या औकात है, मैं तो गुरु जी का या श्री राम प्रभु का चरण का धूल भी नहीं हूँ। गुरबाणी कहती है ये वर्ल्ड में जितना सुख सुविधा देख रहे हैं ना, सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। जितना सुख सुविधा आप बिल्डिंग देख लीजिए, बैंक बैलेंस देख लीजिए, सोना चांदी हीरा मोती, जितना फैसिलिटी देख लीजिए, सब कुछ देने वाला राम है। तो ये गुरबाणी कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, मेरा क्या औकात है, मैं तो श्री राम प्रभु का गुरबाणी का गुरु जी का चरण का धूल भी नहीं हूँ। सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही ना कोई। तो उस मंदिर को, उस राम मंदिर को रिपेयरिंग कर करके देने का काम, रिनोवेटेड करके देने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। तो हम जो है जन्म जन्मांतर तक उस कर्ज को नहीं उतार पाएंगे। हमारी सपोर्ट की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी साहब को, तो हम सपोर्ट करेंगे, उनको 400 पार करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगला पीएम गठबंधन में से ही होगा। देखिए, बोलने वाले बोलते रह जाएंगे। ये जितना चोरी चकारी वाले, देखिए यहाँ का आवाम को क्या चाहिए? लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका जैसा जो है ना सुविधा चाहिए। लेकिन नेता कैसा चुनते हैं? टोटी चोर, चारा चोर, पानी चोर, दारू चोर, जो बेल में चल रहे हैं वो उनको चुनते हैं, है ना, जमीन चोर और क्या क्या चोर पता नहीं। तो ये ऐसा चोर नेता ढूंढोगे, तख्त ताज पर बैठाओगे और उसका झूठे झांसा में आ जाओगे। वो कह देता है भैया हमसे ये फ्री ले लो, मेट्रो फ्री ले लो, बस फ्री ले लो, राशन फ्री ले लो। ये अरे भैया फ्री कुछ नहीं करो, 3 चीज खाली सुविधा कर दो। ट्रीटमेंट हो मुफ्त कर दो, न्याय व्यवस्था मुफ्त कर दो, और उसके बाद जो है ना ट्रीटमेंट, न्याय व्यवस्था और शिक्षा, ये तीनों मुफ्त कर दो। और गरीब को जितना राशन दे सकते हो उतना दे दो। गरीब जो है ना भूखा नहीं, हमारा भारतवर्ष में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना, आप जो है शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और ट्रीटमेंट, ये तीनों को फ्री कर दीजिए, भारत देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। और कभी भी चारा चोर, टोटी चोर, है ना, दारू चोर और जमीन चोर को वोट मत दीजिए। जो बेल पर चल रहे उनको वोट मत दीजिए। जो विकास की बात करता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका धरोहर देने की बात करता है, विकास भी देगा और विरासत भी, ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, कल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में गए थे, तो हम दिल्ली की लोकसभा सीटें कवर कर रहे हैं, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो मनोज तिवारी के अगेंस्ट कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है और ये जो सीट है सबसे हॉट सीट बन गई है और ये चर्चा में है सबसे ज़्यादा एक ये मुद्दा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को क्यों खड़ा किया गया है? कुछ इसके पीछे कोई चाल है कांग्रेस की? बिल्कुल, पहले तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। आप पहले हिंदुत्व को कोसते हो, सनातन को कोसते हो, शक्ति को कोसते हो, अब उसके बाद उसको ले आए जो सेना को कोस रहा था, बलात्कारी बता रहा था, उसको ले आए जो अफजल को प्रधानमंत्री के भगवान बना रहा था, जो भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगा रहा था। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ऐसी बातें कर रहा था, उसको तुमने ला करके बिठा दिया। और जबकि मैं तो आपके बोलना भी चाहूंगा 2 शब्द कि उत्तर पूर्वी की तैयारी, तीसरी बारी मनोज तिवारी। कह रहे हैं कि वो वहाँ के लोगों से बात की, कह रहे हैं नाचने गाने वाले को अब हम तीसरी बार नहीं लेकर आएंगे क्योंकि दो बार से वो ही वहीं पर है। तो कन्हैया कुमार के आती चुनाव में खड़े होते ही वहाँ के लोगों के भी जो बोल है वो बदल गया, ऐसा क्यों? देखिए, नाचने गाने वाले ने उत्तर पूर्वी की दुर्दशा कितनी बदल दी वो जाकर के आप देखो। जनता के बीच में कितना वो गए वो जाकर के आप देखो। मेट्रो जो थी ना, शीला दीक्षित जी अगर लेकर के आई थी तो पूरी दिल्ली में मेट्रो लाइन नहीं बिछा गई थी, वो अपने कार्यकाल में वहीं तक बिछा पाई थी जहां तक वो थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर जितनी मेट्रो लाइन बिछी है, आप सर्च मारकर देख लेना, जहां राज्य सरकार को योगदान देना चाहिए वहां से पीछे हटिए। मनोज तिवारी ने अपने सांसद से वहां पर योगदान दिया है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके अंदर मनोज तिवारी ने अपना योगदान दिया है, जो मात्र 2.5 घंटे के अंदर हमारी यात्रा करेगा दिल्ली से देहरादून तक की। ये क्या बात करेंगे? और मनोज तिवारी का मुकाबला 272 करोड़ रुपए का 1000 छात्रों का वो हॉस्टल बना रहा है। तुम क्या मुकाबला करोगे और तुम क्या करोगे यहाँ करके? तुम सेना के ऊपर आरोप लगाओ और डंके की चोट पे बोलो कि भैया जो भी बोलता रहे। मैं फिर कहूंगा कि सेना बलात्कार करती है। आपके बयान है, मैं सुना सकता हूँ, हम तो यूं है तभी हम भड़के हुए हैं। हमें तो पता ही नहीं था कौन कन्हैया कुमार है क्या नहीं, हम थोड़ी ना जानते थे। लेकिन जो वीडियो आई हमने देखा भैया ये तो सेना को ही नहीं छोड़ रहा। वो बड़े बड़े तो भैंस का चारा नहीं छोड़ रहे थे, इसने सेना को ही नहीं छोड़ा है। अफजल को आतंकवादी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी है, उसको कोस रहा। बता, अफजल को सजा किसने दी? कोर्ट ने दी। अफजल हम शर्मिंदा, तेरे उसके कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे हो।
भारत की जनता जिनके घर के उस बम धमाकों में ऊपर भगवान को प्यारे हुए, उन्होंने जो बद्दुआएं निकाली उनको कोस रहे हो। और भारत तेरे टुकड़े होंगे, किस भारत के टुकड़े होने की बात कर रहे हो ये भी तो बताओ। तुम्हें तो बिहार की जनता जो नीचे तबके की है, जो जातिवाद में फंसी है, उसने ही लात मार दी थी आपको बिहार से। 5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। अब मुंह उठा करके दिल्ली आ गए। दिल्ली की जनता तो वैसे ही रोज हर दूसरे दिन नए नए जूते चप्पल खरीदती है। बस देखिए, उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी को दिल्ली से ही नहीं पूरी देश से हटाएंगे। मैडम, राम आए रावण गयो, कृष्ण आए तो कंस। मोदी काल में कांग्रेस जाएंगे करके भ्रष्टाचारियों का अंत। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। तो लग रहा है आपको बीजेपी ही रहेगी? बिल्कुल मैडम, उसके आप बताओ, मैं कहता हूँ बीजेपी, अगर मेरे जैसा युवा कहता कि चलो नहीं चाहिए कि कोई काम नहीं करे। आज अगर जमीनी स्तर पे देखते हैं तो ये एक्सप्रेसवे की सौगात देखने को मिलती है, वंदे भारत देखती है, विश्व के ऊपर सम्मान देखने को मिलता है। पहले ये कहते थे भैया वॉर रुकवा दी, आजकल मेम से बना रहे थे। अरे तुम बताओ, यहाँ धारा 144 लग जाए ना, 4 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। हिम्मत है खड़े होकर के दिखा दो, अभी पुलिस वाला आएगा ले जाएगा। वहां पर अगर गोलीबारी रुकी तभी आए। अच्छा चलो नहीं आए तो एक बात बताओ, पाकिस्तान के छात्रों को ऐसी क्या आपदा आ पड़ी थी कि उनको भारत का झंडा उठाना पड़ गया? आप बता दो, अगर मोदी ने वॉर नहीं रुकवाई। ये स्पष्ट कर दो कि उनके छात्रों को, पाकिस्तान के जो छात्र वहां फंसे थे, उन्होंने भारत के तिरंगे की आड़ क्यों ली? वो तो सम्मान ही नहीं करते भारत के तिरंगे का। तो इससे अब इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, उसके अंदर भी जो 7 हमारे 17 वो बचे, उनको बाहर निकालने का काम हुआ। आज एक बिटिया भारत लौटी। कैसे लौट रहे हैं ये हमारी विदेश नीति नहीं है अच्छी? तो बताओ, आपके कार्यकाल में सरबजीत तो आया नहीं था, उसकी गर्दन आई थी। आज हमारे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में अभिनंदन बैंड बाजों के साथ लहराता हुआ आता है और चाय बिस्कुट खा करके आता है वहां पर कि भैया 1 किलो भी वजन कम मत कर देना, पता चले पाकिस्तान की जमीन कम हो जाए। है हिम्मत करके दिखाओ। नहीं हुआ तो बोलो। आप पीओके का पी लेना नहीं छोड़ते थे, आपने कश्मीर भी ऑलमोस्ट दे दिया था। आज कश्मीर के साथ हमारा गृह मंत्री कहता है भैया पीओके भी लेंगे, 23 से 24 सीटें भी आरक्षित करता है। आप में ये जज्बा क्यों नहीं था भारत का? आपने भारत की जमीनें दी हैं, चाहे वो कच्छ हो, सियाचिन हो, चाहे कितनी भी जगहें भारत की, तिब्बत हो, हमारा मानसरोवर हो, कैलाश महादेव का भक्तों का एक कहते हैं हृदय है वो। तो आपने क्या छोड़ा? आपका तो बस चलता, आपने अपना कुछ नहीं दिया। अपना को अपना बेटा ही उनको दे देते। आज भारत के अंदर ऐसा बंदा ना भटक रहा होता जो हिंदुत्व का विरोध या शक्ति का विरोध कर रहा होता। देखिए, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि राम मंदिर को बनाने में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। बहुत बलिदान दिया मैडम। हम तो कहते हैं अगर ये 25 वकील ना खड़े करते तो शायद भारत के युवाओं के अंदर खून ना दौड़ता अपने राम मंदिर के लिए। अगर ये काल्पनिक ना बताते राम सेतु को, तो भारत के युवाओं को पता ही नहीं चलता कि राम सेतु बनाया क्यों गया था। वो भारत से श्रीलंका तक जाने का मार्ग बनाया गया राम जी के द्वारा। ये युवाओं को कैसे पता? हम तो कहते हैं इन्होंने जो जो पाप किए उससे युवाओं को अपनी संस्कृति, अपने धर्म का पता चला। और मोदी जैसा एक नेता आया जिसका एजेंडा कितनी उनकी पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब से चला आ रहा था, आज जाकर के पूरा हो गया। आप कहते हैं राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी आ रहा है, ताला लगाया किसने ये भी तो बता दो। और ताला खुलवाया तो 403 सीटें थी, मोदी जी के पास नहीं है अभी। इनके पास पूर्ण थी, आह्वान कर देते कि राम मंदिर का ताला खुल गया भैया, मंदिर भी बनेगा, तो शायद कार से वो अपनी आहुति ना देनी पड़ती। मंदिर पहले ही टाइम में बन जाता और कांग्रेस शायद आज भी सत्ता में होती। लेकिन जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जो ये चारा चोर, लोगों का खाना, राशन तो छोड़ो, भैंसों का खाना जो खा गया वो लालू प्रसाद यादव, जिसने अपने पूरे खानदान को ही राजनीति में डाल दिया कि तू भी सरकारी कोठी में रह, तेरे साथ भी काफिला चलेगा, तू भी सरकारी में रह, काफिला चलेगा। एक बेटी सिंगापुर रहती है, बच्चे वहां पढ़ते हैं, सारे ऐशोआराम वहां पर हैं, लेकिन यहाँ कहेगा कि मैं भारत की बेटी हूँ। अरे भारत की बेटी है, भारत के लिए क्या किया ये बताओ। ये तो बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा। जातिवाद से बाहर निकलो अगर अपने बच्चे शिक्षित करना चाहते हो। मोदी को कोसने से कुछ नहीं होगा। मोदी कौन सा अमृत पी करके आए हुए हैं कि सारी जिंदगी रहेंगे, लेकिन उनके पास जब तक कमान है, वो जितना काम भारत के लिए कर रहे हैं उसको सराहा लो। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि जो मोदी है वो जैसे अब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो वो योगी को नहीं, अमित शाह को अगला पीएम बनाना चाहता है, तो इसको चीज को लेके भी उनके बीच में टकराव है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, हवा उनके पास पहुंच जाती है। अगर जनता ने 2 चेहरे आज अपने मन मुताबिक तय कर रखे हैं, योगी या नितिन गडकरी, तीसरा कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के बाद अभी एट प्रेजेंट। अमित शाह जी हैं, लेकिन इनके मुकाबले अभी एट प्रेजेंट वो नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी की भी एक एज है। योगी जो है वो युवाओं के लिए जज्बा है, सनातनियों के लिए जज्बा है। लेकिन मैं इस साल नहीं देना चाहता। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं इरिटेट हो रहा हूँ। कैसे इरिटेट? कैसे?
जैसे रफाल का था 500 कुछ करोड़ का जहाज था, वो 1600 करोड़ में खरीदा। मतलब मेरे को लगता है कि मैंने 20 साल वोट दिया मोदी जी को, लेकिन मैं इस साल नहीं दूंगा। हाँ, तो ये कारण होगा ना वोट क्योंकि मुझे लगता है हाँ दिल्ली से। तो आपने 20 साल कैसे मोदी को वोट दिया? भाई मैंने दिया दो बार आए ना, साल तो मोदी को इस बार हाँ, 2 बार आए हैं, वो आपने 20 साल कैसे दिया? मतलब मोदी को दिया है, बीजेपी को दिया है, पहले वाजपेयी जी को दिया था। अच्छा क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जैसे मैं देखता हूँ तो मेरा दिल आहत होता है। जैसे मैं देखता हूँ अगर ऑपोजिशन नहीं होगी कंट्री में तो मुझे लगता है कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी और फिर जो वो कहेंगे वही होगा और फिर हर चीज़ माननी पड़ेगी। बस मेरे को ये लगता है। लेकिन इन्होंने रफेल की बात करी, इनको थोड़ा समझ होनी चाहिए कि रफेल के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी जी ने माफी मांगी थी। राफेल में माफी मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने कितने का खरीदा था ये बता दो आप, मैं कह रहा हूँ भैया जी एक सुन लो जी मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। अगर आज एक चीज का मूल्य आज से 10 साल पहले 10 रुपए था, क्या वो आज आपको 10 रुपए में मिल जाएगी? भैया कहीं ना कहीं देखो करप्शन। तो फिर उसने माफी क्यों मांगी? देखो ये जो वो हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, क्या आपने रेड करी? बॉन्ड पे मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इस समय एट प्रेजेंट भाजपा के पास 303 सीटें हैं, विपक्ष के पास 242 सीटें हैं, ऑलमोस्ट कम है भाजपा से। उनको 6000 करोड़ रुपए का चंदा मिलता है और उनको 14000 करोड़ का मिलता है। तो जो तादाद में ज्यादा उनको ज्यादा मिलना चाहिए और जो सत्ता में ज्यादा उनके पास चंदा आना चाहिए। वो आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन किसी के ऊपर रेड करा के फिर उसको बिजनेस देके फिर उसको नीचे से पैसे लेके ऊपर से पैसे लेके तो फिर फर्क क्या रहा यार? तो इसका मतलब विपक्ष ने भी रेड करा करके चंदा लिया, आप ये कहना चाहते हैं? विपक्ष ने भी? विपक्ष के पास एजेंसियां थोड़ी हैं, एजेंसियां तो किसके पास हैं? कैसे चंदा मिल गया? एजेंसियां किसके पास हैं? लेकिन उन्होंने एजेंसी होते हुए मैडम 6000 करोड़ का चंदा लिया। भैया इधर आओ ना, क्लियर करके जाओ। हो सकता है मुझे समझ ना हो, आपकी बातों से आ जाए। नहीं, मेरा अपना मोदी जी के पास सारी एजेंसियां हैं, एजेंसियों के डर से भी वो 6000 करोड़ का चंदा वसूल पाई और उनके पास कोई एजेंसियां नहीं है विपक्ष। 14000 करोड़ का ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही। बिल्कुल आप गलत कह रहे हो, आप खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आप बता दो भैया, जिसके पास एजेंसियां हैं जो रेड करा रहा है वही तो पैसा ले रहा है। तो वो ज्यादा लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ 30-40 करोड़ का लेना चाहिए, 30-40 हजार करोड़ का लेना चाहिए। आप 6000 करोड़ का आरोप लगवा रहे हैं खाली। आप ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, पूरे ABCD एक चीज सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। इंडिया बहुत बड़ा है, सिर्फ मोदी नहीं है। नहीं मैं तो सेकंड नंबर पे तो कांग्रेस ने लिया ना। कितना है? कितना है? 1400 करोड़ और उससे भी ऊपर ममता बनर्जी जिसकी एक ही राज्य में सरकार है 1600 समथिंग करोड़ कैसे मिल गया? मतलब जिसकी 17 राज्यों में सरकार है, मोदी जी की 17 राज्यों में सरकार है, 6000 करोड़। ममता बनर्जी की एक राज्य में सरकार है 1600 समथिंग करोड़। कैसे? मैं ये मानता हूँ ऑपोजिशन को अब स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, वरना डिक्टेटरशिप 100% आ जाएगी और फिर सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इस बार मैं वोट नहीं दूंगा, ठीक है? आपको आपके वोट ना देने से वोट वो सरकार नहीं आएगी, सरकार आएगी, मोदी जी की आएगी। अपना आपका व्यवहार है, वो आपका व्यवहार है, वो आपका व्यवहार है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप मत दो, आप मत दो, ऑपोजिशन का मतलब समझा, कोई नहीं, आप मत दो वोट, कोई दिक्कत नहीं। मोदी सरकार आनी है, आएगी। ऑपोजिशन का मतलब बस इनको समझाना है। इनको पता है क्या है कि मोदी जी अगर दोबारा आ जाते हैं तो एक अहंकार ना आ जाए। अरे वो 2 बार तानाशाही कह रहे, तानाशाही। वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आप बताइए गुजरात में कितनी तानाशाही हो गई, बता दीजिए। अब 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, कितनी तानाशाही हो गई। हमारे किसान भाई 1 साल तक हमारे बॉर्डर्स घेर करके बैठे थे। तानाशाही होती, लाठियां गोलियां चलती, जैसे कांग्रेस कार्यकाल में 300 गोलियां चला करके 27 किसान शहीद करे। अन्ना हजारे को उठा करके तिहाड़ जेल डाल दिया। जनता की आवाज उठाने वाला, सच की आवाज उठाने वाला कांग्रेस ने, तब तानाशाही नहीं दिखी। खुद केजरीवाल जी 15 दिन जेल में रह करके आए, तानाशाही नहीं दिखी। रामदेव जी को लाठियों से मार मार के भगा दिया रामलीला मैदान से, तानाशाही नहीं दिखी। सिखों का नरसंहार हो गया, तानाशाही नहीं दिखी। गौ सेवकों की हत्या हो गई, इनको तानाशाही तब नहीं दिखी। कार सेवकों की निर्मम हत्या हो गई, इनको तानाशाही नहीं दिखी। अपना कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया, बहन बेटियों की आबरूएं लूट दी, इनको तानाशाही नहीं दिखी। लेकिन आज ना लाठियां चल रही हैं, ना गोलियां चल रही हैं और इनको तानाशाही दिख रही है। आप बता दो कौन सी तानाशाही, हमें भी दिखाओ। हम यहाँ पर निष्पक्ष बोल रहे हैं और इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं, हमें तो कोई आकर के डरा धमका नहीं रहा कि भैया कैसे मोदी का पक्ष ले रहे हो या कैसे कांग्रेस का पक्ष ले रहे हो। या कांग्रेस के पक्ष वाले भी होंगे, अखिलेश के वाले भी होंगे, ममता वाले भी होंगे, हमें तो कोई तानाशाही नहीं दिख रही। ये किस तानाशाही की बात कर रहे हैं बता दी। ये मैडम ये भटके हुए लोग हैं। ईडी सीबीआई सब खरीदी हुई है मैडम, ईडी सीबीआई सब खरीदी है तो संजय सिंह को तो बाहर ही नहीं आना चाहिए था। इनकी पार्टी ध्वस्त कर देनी चाहिए भाजपा को। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के ऊपर केस चल रहे हैं, इनको भी बाहर नहीं आना चाहिए था। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई थी सांसद की, कैसे वापस आ गई आप बताओ। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है
इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया कि भैया जनता के बीच में लाओ, लाना ही नहीं चाहिए था। मेयर चुनाव चंडीगढ़ का हुआ, वो कैसे हो गया? अगर तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, सब कुछ बिका हुआ है, तो ये भी तो जनता को बता दो कि मतलब जो आपके हित के फैसले हैं वो तब लोकतंत्र भी सेफ है और संविधान भी सेफ है। जहां आपके हित के फैसले नहीं है वहां दोनों खत्म है। और संविधान आप बता दो किसका बाप चेंज कर सकता है? आपकी या बाप दादाओं नानियों ने करे थे। देखिए, ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी अभी हाल ही में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि क्राइम तो पहले भी हुए हैं, घोटाले तो पहले भी हुए हैं, लेकिन जिन्होंने घोटाले किए थे वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब सुरक्षित है, वो जेल में नहीं जा रहे। यानी कि आप बीजेपी में जाओ और सुरक्षित हो जाओ, कितना भी हजारों करोड़ों का घोटाला कर लो। तो फिर राहुल गांधी जी कब हो रहे हैं बीजेपी में शामिल? बता दीजिए। मनमोहन सिंह जी कोयला घोटाला कब हो रहे हैं? लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला कब हो रहे हैं? ये भी बता दीजिए। ये सारे ये चोर मुचक्के हैं, ये शराब घोटाले का केजरीवाल, ये सब भाजपा में कब शामिल हो रहे हैं बता दो। इस हिसाब से तो फिर सबको भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। अलग अलग चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? 70 साल जिसने देश में राज किया, आज वो भीख मांग रहा है सबसे गठबंधन की और कह रहा है मोदी जी डर गए, तानाशाही हो गई। आप बता दीजिए। पहले 22 पार्टी गठबंधन हुआ था, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी का सरकार फिर भी आई थी, अब भी आएगी। चाहे 50 पार्टी इकट्ठी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला गठबंधन से। मोदी जी थे, मोदी जी आएंगे। और मोदी जी ने जो काम किया वो कोई काम ना कर पाया था, ना कर सकेगा वो वाला काम। तो मैं कहता रहा हूँ ये विपक्ष का क्या है, विपक्ष को अपना सत्ता खोती हुई नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि मोदी के अंदर जो ये जज्बा है ना कि हम रात को सोते हैं, कहते हैं भैया इसको ना रफेल के ऊपर घसीटेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके माफी मांगे तो कहते हैं और ये तो यहाँ भी बच गया। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड पे खींच रहे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे खुद उन्होंने आके स्पष्ट कर दिया भैया हमें तो 6000 करोड़ मिला, आपको 14000 करोड़ कैसे मिला है बता दो जनता को। ये उससे भी लुप्त हो कह रहे यार ये तो यहाँ भी जीत गया। उसके बाद आगे संविधान खतरे में, ये खतरे में, उन्होंने कह दिया भैया बता दो कौन सा संविधान खतरे में, ये उससे भी लुप्त हो गए। तो इनके जो शब्द हैं, जैसे अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कांग्रेस को मत देना, बड़ी घटिया पार्टी है, बीजेपी को दे देना, इसको मत देना। अब एक ही महीने बाद उसकी गोद में जाकर के बैठ के दोनों जीप पे घूम रहे हैं। तो तुम्हारी विचारधारा पहले तो देखो एक है, और ये जो यादव समाज है हमारा, ब्राह्मण है, ये जातिवाद है, इनको समझना पड़ेगा कि ये लुटेरे जब इनका मन आता है आपको आकर के कहते हैं कांग्रेस को वोट मत देना, ममता को वोट मत देना, फिर दूसरे दिन आते हैं पप्पियां जप्पियां लेते हैं, फिर कहते हैं भैया कांग्रेस को भी वोट दे देना, गठबंधन हो गया, ममता को ही वोट। बस तुम्हारी साठगांठ हो गई तो जनता वोट दे, लेकिन जनता का विकास हो रहा नहीं हो रहा उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। देखिए, अपना आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। आपने जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बात की, तो अभी हाल ही में अभी मैं एक खबर देखकर आ रही हूँ, ब्रेकिंग आई थी कि केजरीवाल शुगर पेशेंट हैं और उनको मीठा खाना और बाहर का खाना बंद है, लेकिन अभी उनके घर से उनके लिए आम भेजे जा रहे हैं, जबकि वही ये घर वाले हैं जिन्होंने पहले बोला कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा, केजरीवाल बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ उनके घर वाले ही उनको खिलाएंगे तो वो तो शुगर तो उनको ऑलरेडी बढ़ेगा ना। तो ये क्या जानबूझकर ऐसा कुछ किया जा रहा है कि वो बाहर आने के लिए कुछ मतलब ऐसा किया जा रहा है? केजरीवाल जी जितने बड़े ड्रामेबाज है ना, वो तो राजनीति में आ गए, बॉलीवुड में जाते हैं, अच्छे अच्छे कलाकारों को पछाड़ देते हैं वो एक्टिंग में। जॉनी लीवर तो बच्चा निकलता है इनका, जितने तगड़े ये हैं। एक बात बताओ, जेल के अंदर जाके बंदा सोचता है भाई जेल नहीं जाना, कोठरी होती है, गंदगी होती है, वॉशरूम तक नहीं होते हैं, गुंडे जो होते हैं वो और मारते हैं, डर होता है। ये जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? जेल जाओ आम मिलेगा, 200 रुपए किलो आम, 200 रुपए किलो आम जनता नहीं खरीद के खा पा रही, लेकिन आम आदमी कहने वाला वहाँ आम मिठाइयाँ खा रहा है, कचौड़ियाँ आ रही हैं। ये शाही ठाट तो भाई जेल है क्या? तेरे को आलीशान बंगला मिला, मुझे लग रहा है घर से ज्यादा ऐश तो वहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन के लिए भी पहले जो खबर आई थी उनके लिए भी खाना मसाजे हो रही थी मैडम। अरे भैया इन चीजों को दिखाना बंद करो और ऐसी सुविधाएं देना बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा मिस्टर चंद्रचूड़ जी जो CGI के हैं, ये 5 जजेस टीम, इनको ये फैसला लेना चाहिए कि भैया जनता क्या सोचेगी। जो हमारे युवा है ना भटके हुए, वो पता क्या सोचेंगे? भैया किसी को थप्पड़ मारो, किसी का सर फाड़ो, किसी की चेन खींचो, पकड़े जाएंगे तो जेल में आम भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी और मसाज भी मिलेगी। ये सोच के गुनाह बढ़ जाएंगे। पहली बार कोई नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया और वो वहां से मैसेज पता क्या दे रहा है कि मेरी कुटाई नहीं हो रही, मेरे को लठ नहीं पड़ रहे, मुझे कोठरी में नहीं रखा हुआ, मुझे बिना पंखे के नहीं रखा हुआ, मुझे बदबू में नहीं रखा, मैं ऐशो आराम से हूँ। मेरे मंत्री की मसाजें होती हैं वहाँ, अखबार टीवी देखने को मिलता है और मैं तो बढ़िया आम खाता हूँ, अमेरिका का, इंग्लैंड का इम्पोर्टेड। देखिए, ये अभी तो कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते कि 10 किलो वेट कम हो गया केजरीवाल का जेल में जाके। मैडम मूर्ख, अब मैं आपको बता रहा हूँ इनका एजेंडा क्या है। ये आम ठूसेंगे, शुगर बढ़ेगी, है मैं गया, ये मोदी मुझे मारना चाहता है, ये मोदी मुझे मारना चाहता है, मुझे बचा लो। जैसे अभी मुख्तार अंसारी जो गया उसके ऊपर आरोप लगा दिया, मोदी ने मरवा दिया। अरे उसकी जितनी आयु भगवान ने लिखी थी उतनी पूरी कर ली,
अब तुम क्या चाहते हो? शुक्र है जेल से चला गया, बाहर से जाता तो और कितना निर्दोष ले जाता। तो ये केजरीवाल जी को सोचना चाहिए। आप शुगर पेशेंट हो, अपने आप को कहते हो इंसुलिन लेनी, इंसुलिन लेनी। कौन सा इंसुलिन लेने वाला पेशेंट आम खा रहा है, बर्फियां खा रहा है वहां पर? बता दो, ये तो स्वाद की राजनीति हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली की जनता से हमने बात करी और उनसे जाना चुनाव को लेकर जो माहौल है इन लोगों के बीच बहुत गरमाया हुआ है। राजनीतिक पार्टियों को तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी ही गरमाई हुई है। अब रिजल्ट क्या होगा वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा चुनाव के। तो जाने के लिए बने रहे दानी 18 के साथ शिवानी वांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।